नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आड़ी, मैं हूं दिनेश गौतम और ये इस वक्त की अभी की जो थीम है, पूरे मामले को समझने के लिए अगर आप इस लाइन पर देखेंगे, अभी ऐसा लग रहा है कि आयतुल्लाह अली रेजा आरागी और उधर डोनाल्ड ट्रंप, इधर तो असल में अकेला है ईरान, लेकिन उधर अमेरिका के साथ 14 मुल्क और आ चुके हैं। तो ये ईरान वर्सेस 15 राष्ट्र है और फिदाइन बन गया है तेहरान, ऐसा लग रहा है। बहुत बुरी हालत है ईरान की। 555 से ज्यादा अभी तक अधिकृत मौतों के बारे में पता चल रहा है। ये पता चल रहा है 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन ईरान ने भी ये तय कर लिया है कि वो रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। तो फिर कितने और मुल्क ईरान के अगेंस्ट इकट्ठा होते जाएंगे और इधर क्या ईरान के साथ भी जल्द ही कुछ मुल्क दिखाई देंगे जो सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि हथियारों के साथ उसकी लड़ाई में हम कदम होते हुए दिखाई देंगे। यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और यह पहली खबर, जिसके बाद हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। इजरायली हमले किस कदर लगातार जारी है और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ ढेर हो गया। लेबनान में बताया जा रहा है हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ ढेर हो गया। बेरूत में लेबनान की राजधानी में मारा गया हसन मखलाद। इजरायली हमले में मारा गया खुफिया चीफ। असल में आप देखें तो जून में ही एक बड़ा झटका न सिर्फ हिजबुल्लाह को लगा है, हूती को लगा है, ईरान को 2025 जो है पहले से ही झटके देने वाला साल रहा है और 2026 में भी अब ये झटके अब तक लग रहे हैं, क्योंकि असल में ईरान के साथ उसके प्रॉक्सीज भी एक्टिव हुए हैं और जाहिर है इनको न्यूट्रलाइज करना भी इजराइल और अमेरिका के लिए जरूरी है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ ढेर हो गया। ऐसे में ये जो लीडरशिप होती है, जिसमें आपका कमांडर इन चीफ होता है, आपका कोई जनरल होता है या आपका कोई खुफिया चीफ होता है, जाहिर है इनके एलिमिनेट होने का बहुत बड़ा मतलब होता है। एक तरीके से रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाना होता है। हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ ढेर बेरूत में मारा गया, ये खबर। और ईरान में इजराइल की बमबारी, सेंट्रल तेहरान में इजराइल की स्ट्राइक, इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार दिखाई दिया। तेहरान में तो लगातार दिन रात बमबारी चल रही है शुक्रवार से, और आज सोमवार को भी ये लगातार जारी है। और यहां पर आप देखें तो ये आपको ये दिखाई देगा कि किस कदर वहां के हालात खराब हो चुके हैं। पूरा तेहरान इस समय स्मशान की तरह दिखाई दे रहा है। जगह जगह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। खाली वीरान पड़ी हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां वहां दिखाई दे रही हैं और चीख पुकार का आलम है। कोई भी ऐसी जगह इजराइल और अमेरिका छोड़ना नहीं चाहते जहां उनको लगता है कि यहां की लीडरशिप का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, या जहां उनको लगता है कि कोई ऐसा इंस्टॉलेशन है जिसमें भविष्य में ईरान यहां से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ किसी षड्यंत्र को, किसी एक डिजाइन को बना सकता है, अंजाम दे सकता है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सेंट्रल तेहरान से हमले का एक और वीडियो आया है। यह केंद्रीय तेहरान है, राजधानी का बीच का हिस्सा। सेंट्रल तेहरान से हमले का एक और वीडियो आया है। तेहरान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इजराइल ने यहां बमबारी तेज कर दी है। अगर आप देखें, कल रात में देर रात के बाद से ऐसा लग रहा था कि ईरान बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमले कर रहा है। खासतौर से इजराइल पर जो हमले हुए हैं, साइप्रस में जो हमला हुआ है जिसमें यूके के बेस को निशाना बनाया गया है, यहां तक कि मिडिल ईस्ट में तमाम जगहों पर अमेरिकी बेसेस को, जिसमें से खासतौर से इराक में एयरबेल शामिल है, बहुत एग्रेसिव तरीके से कल रात ईरान ने हमले किए हैं। लेकिन आज जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे खबरें ये आई कि अब असल में ये लग रहा है कि ये राउंड इजराइल और अमेरिका का है। पूरे तेहरान को धुआं धुआं कर दिया गया है। यहां तस्वीरों से भी ये बात बयान हो रही है। तेहरान में किस तरीके से मिसाइलें दागी गई, चप्पा चप्पा मिसाइलों से गोद दिया गया है। इजरायली हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। यहां देखिए जरा, तेहरान की तस्वीरें अलग अलग जगहों से ली गई है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि तेहरान को किस तरीके से छलनी कर दिया है इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने। ये देखिए जरा, ये उठता हुआ धुएं का ये भीषण गुबार। अब आप ये सोचिए कि इतनी दूरी से कैप्चर की गई इन तस्वीरों में इतनी ऊंचाई तक उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो इसके सामने हैं वो बौनी दिखाई दे रही हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां जो करीब लोग होंगे उनके आसपास कितना विभत्स नजारा होगा। ये देखिए, वो आग भी लपक रही है, आग के शोले, और ऊपर उठता ये काला धुआं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अब इजरायली हमले का एक और वीडियो आया है। ये वीडियो फिरदौसी स्क्वायर पर इजराइल का हमला, सेंट्रल तेहरान, अलग अलग जगहें, और ये फिरदौसी स्क्वायर। इजरायली हमले के बाद हाहाकार दिखाई दिया। तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर पर हमला,
ये है तेहरान का फिरदौसी स्क्वायर और यहां पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहां लोगों का कदरन जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ये उतना डेजर्टेड इलाका नहीं है फिरदौसी स्क्वायर, यहां पर लोग हैं और लोग अब उस हमले के बाद इस जगह पर या तो इस जगह को यहां से जाने की फिराक में है या यहां कुछ लोग जमा हुए हैं जो इसको अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इस मोटरसाइकिल सवार को देखिए, वो बहुत जल्द यहां की स्थितियां भांपते हुए यहां से आगे निकल जाना चाहता है। सऊदी अरब अब ईरान पर पलटवार कर सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हमारे ये सारे मित्र देश हैं, लेकिन यहां पर जो अमेरिकी बेसेस हैं वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन यहां पर देखिए अब यह कहा जा रहा है कि सऊदी हमला कर सकता है ईरान के खिलाफ, मिलिट्री एक्शन ले सकता है ईरान के खिलाफ, बड़ा मिलिट्री एक्शन संभव। अभी खबरें ये भी चल रही हैं कि असल में सऊदी के कहने पर ही और सऊदी के इंसिस्ट करने पर, जोर देने पर ही डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल तो कह ही रहा था लेकिन सऊदी ने भी ये बात कहा कि अगर आप इस पूरे इलाके को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको ईरान को सबक सिखाना पड़ेगा। और ये बार बार कहने के बाद बार बार उन्होंने फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को, ये कहा जा रहा है, और फिर सऊदी की तरफ से बार बार ये कहे जाने के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि इजराइल तो कह ही रहा है, सऊदी अरब यहां का एक मेन प्लेयर भी यही कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर ऐसा किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है तो फिर क्या सऊदी भी ये चाहता था कि ईरान के मौजूदा डिस्पेंसेशन का नामो निशान खत्म होना चाहिए, और अब उसके पास ये बहाना भी है कि हमारे बेसिस पर हमारी जमीन पर अटैक किया गया, लिहाजा हम भी मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये इस समय की लेटेस्ट खबरें और तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, इस भयानक युद्ध से जुड़ी हुई मैंने आपके सामने रखी। इनको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास और हमारे जियो स्ट्रैटेजिक मामलों के रिपोर्टर भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर मेरे साथ इस चर्चा में है। प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। विभूति झा रिपब्लिकन सदस्य हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष झा भी। इस समय के हालात पर उनसे टिप्पणी लूं उससे पहले आपको यह खबर भी दिखा दूं, दक्षिणी इजराइल में ईरान की बमबारी। दक्षिणी इजराइल अभी तक जो सदर्न हिस्सा रहा है वो कमोबेश उतना ज्यादा हमलों का शिकार नहीं हुआ है। मुख्यतः ये देखा गया है कि जो नॉर्दर्न इलाका है और जो सेंट्रल इलाका है इजराइल का, वहां ज्यादा हमले हुए हैं ईरानी मिसाइलों के। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर भी ईरान की मिसाइलें जाकर गिर रही हैं। ईरान की बमबारी, बीर शेबा पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हमारे संवाददाता मनीष झा इस जगह से आपको कई बार तस्वीरें दिखा चुके हैं। मुझे याद है बीर शेबा से उन्होंने रिपोर्टिंग करके उस वक्त जून में आपको यह बताया था कि किस तरह के हालात थे यहाँ। उनके पास हम चलेंगे। ये इलाका यहाँ पर बमबारी और इस फेज में मतलब ये कदरन देर से यहाँ पर ये अटैक क्या बता रहे हैं, जिन जिन जगहों पर अभी तक अटैक हुए हैं और उनमें जो क्रम दिखाई दिया है, क्या कोई पैटर्न नोट कर रहे हैं? मनीष झा उनसे जानेंगे। मिसाइलें दागी गई हैं, इजरायली सेना, इंटेलिजेंस और कमांड हेडक्वार्टर टारगेट पर थे यहाँ पर, और ये उसी जगह की तस्वीरें हैं, उड़ता हुआ धुआं। और ये देखिए इसके बगल में ये जो इमारतें हैं, ये बड़ी ऊंची इमारतें और उससे ऊंचा धुएं का गुबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनीष झा, इस जगह पर यह हमला, अभी तक कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है हमलों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस वीर सेवा का आप जिक्र कर रहे हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले साल जून के हमले में भी ईरान ने इस जगह को टारगेट किया था, क्योंकि यहाँ पर आईडीएफ का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कम्युनिकेशन को जो डील करता है, और यहाँ से हम लोगों ने लाइव रिपोर्टिंग करके बताया था उस समय जब मिसाइल गिरे थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से वहाँ पर हमले किया जा रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो पहले के हमलों की तुलना में इस बार ईरानी हमले से कुछ भी अछूता नहीं है। पहले जैसे जेरूसलम में हमले नहीं होते थे, लेकिन कल हमने देखा कि कैसे जेरूसलम में हमले हुए, 9 से अधिक लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। तेल अवीव तो खैर उनका निशाना है ही, लेकिन बीर सेवा जैसे इलाके इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि तेल अवीव और जेरूसलम के बाद बहुत से जो दूसरे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वो बीर सेवा और कुछ और दूसरे इलाके में हैं। तो फिर क्या नॉर्थ इजराइल, क्या साउथ इजराइल, हर जगह को वो टारगेट करना चाहते हैं। नॉर्थ इजराइल तो खैर चूंकि हिजबुल्लाह के हवाले उन्होंने छोड़ रखा है। और आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मैं यहीं पर मनीष एक और बात समझना चाहता हूं। क्या इस बार के हमलों में खास किस्म का डेस्परेशन है? क्या डिजाइन के बजाय डेस्परेशन दिखाई दे रहा है? इस बार के हमलों में जिस तरीके से हमले हैं, क्या वो किसी थॉट प्रोसेस को दिखा रहे हैं या बौखलाहट को ज्यादा दिखा रहे हैं? ये बात मैं आपसे समझना चाहता हूं सिवाच सर। क्या यहां पर बहुत सारे हमले ऐसे भी हैं जो डेस्परेशन और बौखलाहट में हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बार जो ये युद्ध हुआ है अमेरिका और इजराइल जो साथ अटैक किया है ईरान पे,
कि पहले तो जो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस बार ज़्यादा मजबूत है। वो मल्टी टीयर की है इन्होंने, आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, उसमें थार्ड भी है। मगर इसके बावजूद भी ये भी सच है कि ईरान जो हमले कर रहा है उससे नुकसान भी हो रहा है इजराइल को। ये नहीं कि ईरान को ही नुकसान हो रहा है। ईरान के पास है क्या? ईरान के पास 6 से 8 हज़ार के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और इनके पास जो एक प्रकार से म्यूशन है जो कि हमले कर सकता है, और इस बार पूरा इजराइल इसने कवर किया है। अब ये समझ है कि क्यों ईरान ने इस बार मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं उन पे हमला किया है। नहीं सर, मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं। देखिए, मिडिल ईस्ट के बेसिस पे हमला तो बनता है क्योंकि वहां अमेरिका की मौजूदगी है, लेकिन सिर्फ बेसिस पर हमला नहीं किया गया है, बेसिस के बाहर भी हमला किया गया है। उधर आप देखिए, अभी तक जिनको अभी तक जिस पर हमला नहीं होता, टर्की पर भी हमला कर दिया गया है, वहां भी बेस को निशाना बनाया गया है। एक तरह से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यह संदेश दिया गया है कि इस लड़ाई में बेशक आप भी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हम अकेले हैं और हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बीरशेवा में हमले का ये वीडियो भी सामने रख रहा हूं। मिसाइल हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मतलब इस बार इजराइल को इस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वो आयरन डोम का नाम देते हैं, उसमें मल्टी लेयर और उसके भी और फाइन ट्यून्ड मल्टी लेयर होने के बावजूद ये बड़ा नुकसान इजराइल को इस बार भी हो रहा है। और अगर आप देखें, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा देश है। अगर आप गोलन हाइट्स और इन तमाम हिस्सों को भी मिला लें तो ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। मतलब दायरे के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका नहीं। तो आयरन डोम अगर इसकी सुरक्षा करने में जितना अभी उसका दिखाई दे रहा है कि वो कामयाब हुआ है, उसको कामयाब माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसको लेकर जो बातें होती रही हैं वो एक्चुअली उसको हाइप ज्यादा क्रिएट किया गया है। अभी यहां पर देखिए, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, और अब ये 15 लोग नहीं, अब ये 19 हो गए हैं। ईरानी हमले के बाद भारी तबाही हुई है। कुवैत में यूनाइटेड स्टेट्स के बेस पर बड़ा हमला हुआ है। असल में आप देखें तो कल से लेकर अभी तक जो जहां बड़े हमले हुए हैं वहां वो असल में इराक का हिस्सा है। इराक में इरबिल पर बड़ा हमला हुआ है, और यहां आरफजान में बड़ा हमला हुआ है। यहां उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए भीषण हमला यहां पर भी हुआ है। इरबिल में तो एक बड़ा रेडार सिस्टम, एक बड़ा इंस्टॉलेशन जो था रेडार का, वो नष्ट हुआ। मैमथ रेडार वहां नष्ट कर दिया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं कुवैत में ये बेस पर बड़ा हमला हुआ है। और यहीं पर आप जानते हैं, यहीं के आसमान में F-15E भी चपेट में आए हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि असल में तो ये फ्रेंडली फायर में हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको गलत रिकॉग्नाइज कर दिया और इनको मार दिया। इस तरह की बातें की जा रही। अगली खबर देखिए, ईरान अमेरिका जंग से ये बड़ी खबर भी देखिए। अब तक 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। अमेरिका ने कहा है हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। सुबह तक यह आंकड़ा 3 था अमेरिका के मुताबिक, और अब यह बढ़कर 4 हो गया है। हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, यह बात कही जा रही है। प्रोफेसर राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका लिखा हुआ एक पीस मैं पढ़ रहा था। प्रोफेसर राजन, आपने जिसमें यह बात कही कि असल में डोनाल्ड ट्रंप रिलक्टेंट थे, लेकिन इजराइल ये नहीं चाह रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात बन जाए। अगर ऐसा होगा तो सैंक्शंस कहीं हटेंगे, इनकी प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खुल जाएगा और ये हमारे लिए फिर से और ज्यादा बड़े थ्रेट हो जाएंगे। इसलिए कोई बातचीत हो उससे पहले हमला करवा दो या कर दो। क्या आखिरकार वाकई यही डिजाइन सक्सेसफुल हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये रीजनल डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है पूरा मामला। तो यहां अब इसका कल्मिनेशन क्या होने वाला है इस पूरे घटनाक्रम का? देखिए दिनेश, इसमें जो पहले से हमारी आपसे या आपके जो एंकर हैं उनसे बातचीत हुई थी, जिसमें कि हमने बताया था कि जो बातचीत चल रहा है वो एक बहाना है। अमेरिका सीधा ईरान पर अटैक करना चाहता है, और उसका कारण यह है कि इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इससे अच्छा मौका इजराइल को ना तो पहले कभी मिला था और ना ही मिलेगा, क्योंकि अभी रूस फंसा हुआ है और चीन इसमें अपने कारणों के कारण, अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके कारण से पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जितना वल्नरेबल अभी और जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी खत्म कर दिया गया था। तो ईरान इस मौके को कभी, ईरान में जो मौका मिल रहा है इजराइल को, उसको वो कभी गंवाना नहीं चाहता था। और जहां तक रीजनल इशू है, मैं बता दूं कि ईरान के बचने का एक ही तरीका है कि अगर उसमें रीजन इन्वॉल्व हो जाए तो एक तरह से रीजनल प्रेशर बनेगा ईरान पे, और रीजनल प्रेशर बनेगा अमेरिका पे और इजराइल पे, इस युद्ध को रोके, क्योंकि वहां से तेल के एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे। वहां पे सारे जो यूरोपियन और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हैं दुबई से लेकर सारे जगहों पे
वो बंद हो जाएंगे और उसका सीधा दबाव पड़ेगा फिर अमेरिका पे कि इस युद्ध को रोके। तो जो ईरान की स्ट्रेटजी यही है कि इस युद्ध को एक तरह से रीजनल युद्ध के रूप में बनाया जाए, क्योंकि दूसरा कोई भी तरीका नहीं है कि ईरान अपने आप को बचा पाएगा। जिस ढंग से हमले हो रहे हैं और जिस ढंग से प्रोटेस्ट को इंसाइट करने की कोशिश हो रही है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान हर एक जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या दूसरे भी, जैसा कि आपने सही बताया कि दूसरे हवाई जहाज के केंद्र इत्यादि जो है उन सब पे अटैक कर रहा है। इसको एक रीजनल स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है ताकि एक क्योस हो, एक क्राइसिस क्रिएट हो पूरे क्षेत्र में और फिर वहां पे एक तरह से दबाव बने पब्लिक का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बने, इस युद्ध को रोका जाए। नहीं तो क्या ये जो मंतव्य है ये पूरा होता भी दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि यहां तो ये दिखाई दे रहा है कि एक के बाद दूसरा देश ईरान के खिलाफ आता जा रहा है और ईरान का जो मंसूबा है कि इसको रीजनली एक इशू बनाकर हम इसको उधर ले जाएं जहां अमेरिका बाज आ जाए हम पर हमला करने से, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये डिजाइन तो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। विभूति झा आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं, ईरान युद्ध में शामिल हुआ ग्रीस भी। ग्रीस ने F-16 फाइटर जेट भेजे। साइप्रस में हमले के बाद ऐलान, 2 फ्रिगेट 2 F-16 फाइटर जेट भेजा। ईरान भी युद्ध में शामिल हो गया और इसी तरीके से एक के बाद दूसरा मुल्क इसमें शामिल होने का ऐलान करता जा रहा है। अमेरिका की तरफ वाले पाले में एक के बाद दूसरा मुल्क बढ़ता जा रहा है और इधर ईरान भी लगातार एग्रेशन के साथ इसका जवाब दे रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। सवाल यह है कि कितने और दिनों तक, कितनी और देर तक ईरान ऐसा करना अफोर्ड कर सकता है? कार्तिकेय काले सर, देखिए इस समय जो सिचुएशन लग रही है, जिस तरह का प्लान अब उनका लग रहा है, पहले 2 दिन में तो ये प्लान क्लियर नहीं था, परंतु अब तीसरे दिन प्लान क्लियर हो रहा है कि ईरान जो है एक लंबी सस्टेन्ड लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ओनली प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ इस प्लान में ये है कि अगर जो बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ रेजीम चेंज जो हम अभी तक यूएस के लिए मना कर रहे थे, वो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया वगैरह की अगर वो इस लड़ाई में आ जाते हैं तो वो पॉसिबल है। बिकॉज आप भूलिए मत कि एक्चुअली ईरान इन्हीं देशों से सराउंडेड है। अगर इनके लोग, दैट मीन्स एक्चुअल अरब मुस्लिम्स, अगर इस लड़ाई में नीचे उतर जाते हैं और बूट्स ऑन ग्राउंड का रोल अदा कर लेते हैं, तो फिर देन धीरे धीरे करके यूएस अपने आप को एक्सट्रीगेट करके और इनको आगे करके पुश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग से बातचीत की है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस से भी बातचीत की है। दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की है भारत के प्रधानमंत्री ने। दोनों देशों में रह रहे भारतीयों को लेकर भी बातचीत हुई है। मतलब ये सऊदी के साथ और बहरीन के साथ बातचीत हुई है। और बहरीन में एक पहलू है जो आपको मालूम है कि यहां पर बहुसंख्य आबादी शिया मुसलमानों की है। 40 से 50% एक कंजर्वेटिव आइडिया, और आज का बहुत लोगों का अनुमान यह है कि 75% से ज्यादा आबादी यहां शिया मुसलमानों की है। तो बहरीन से बातचीत करना और सऊदी के प्रिंस से बातचीत करना भारत के प्रधानमंत्री का, ये वहां पर रह रहे भारतीयों के हिसाब से बहुत अहम है। और जाहिर है अभी जिस तरह की अनिश्चितताएं पूरे विश्व पर मंडरा रही हैं, उस संदर्भ में भी भारत के प्रधानमंत्री का बातचीत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष झा, ये बात हुई होगी तो क्या आपके हिसाब से क्या बातें हुई होंगी, किन बिंदुओं पर बातें हुई होंगी? देखिए, पहली बात तो यही है कि चूंकि बहरीन पर अटैक हुआ था, जो कि बहरीन के संप्रभुता का उल्लंघन है, तो भारत ने ईरानी इस हमले के प्रति, अगर आप कहें तो उसके खिलाफ ये कहा कि हम बहरीन के संप्रभुता का आदर करते हैं और बहरीन पर अटैक नहीं होना चाहिए, और जो ये अटैक हो रहा है वो अटैक ठीक नहीं है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से निश्चित तौर पर यही बात कही गई होगी और यही बात सऊदी के संदर्भ में भी कही गई है। लेकिन हाँ, चूंकि भारत एक बड़ा प्लेयर है जियोपॉलिटिकल संदर्भ में और इसको एक पूरे सिचुएशन को समझता है, तो इस बात पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई होगी, दोनों लीडर के बीच में, कि आखिर ये सिचुएशन किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक गल्फ के उन तमाम कंट्री से बात कर रहे हैं जो इस लड़ाई में सीधे सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनसे बात करके इस समस्या का किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है, सभी मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोफेसर राजन, एक क्विक कमेंट आपका भी इस पर चाहूंगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल भारत का रुख और रवैया रहा है मिडिल ईस्ट की और ईरान की चीज़ों को देखने का, इजराइल और पैलेस्टीन के मामलों को देखने का, उसमें इधर परिवर्तन नोटिस किया जा रहा है। क्या आप भी ऑब्जर्व करते हैं? देखिए निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मनीष भी बोल रहे थे। मैं बता दूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है अभी जो युद्ध जिस ढंग से फैलता जा रहा है। मैं बता दूं कि जितना इजराइल का पॉपुलेशन है, लगभग उतनी जनसंख्या हमारी पूरे वेस्ट एशिया के देश में, जो हमारे जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन वर्किंग क्लास जो है, वहाँ पे लगभग 90 लाख के आसपास लोग हैं।
तो अब उनको लाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि भारत की डिप्लोमेसी के हिसाब से तेल के दाम बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और आपको याद दिला दूं कि 91 में जो इराक वार हुआ, 91-92 में जो इराक वार हुआ था, तो उसमें जिस ढंग की समस्या खड़ी हो गई थी, हालांकि वैसी स्थिति इकोनॉमिकली नहीं है, इकोनॉमिकली हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन उन सारे जो रेमिटांसेस के इशू उस समय जिस ढंग के आए थे, तो रेमिटांसेस जो हमारे इन सारे देशों से आते हैं वो सारे भी कम हो सकते हैं। तो भारत की जो बातचीत हो रही है सऊदी अरब या दूसरे वहाँ के देश के प्रमुख हैं, उनसे बात यही हो रही है कि हम कैसे इस ढंग की इसको फैलने से रोक सकें। ईरान पे भी भारत को दबाव बनाना पड़ेगा और साथ ही इजरायल और अमेरिका को भी। मुझे लगता है कि अगर युद्ध फैला तो एक बहुत विकराल समस्या भारत की डिप्लोमेसी के लिए खड़ी हो सकती है, और इसको भारत की डिप्लोमेसी के हिसाब से एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखिए कुवैत में ये जो कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली फायर में F-15E जो है इन पर निशाना लग गया और वो गिर गए। कई बार होता है ऐसा, मंशा वो नहीं होती लेकिन होता है ऐसा। अब जैसे प्रोफेसर राजन मुझे 2 बार निशान कह चुके हैं, मेरे बड़े सम्मानित कलीग हैं, और अचानक कई बार स्पॉन्टेनिटी में ये सब हो जाता है। और इस तरह की हबड़ तबड़ में जो वॉर के परिदृश्य में चल रही होती है उसमें आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपको दूसरा मुद्दा ये भी याद रखना पड़ेगा कि असल में तो ईरान की तरफ से उड़ने वाले बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं नहीं, तो ये समझना कि ये दुश्मन का कोई फाइटर जेट होगा, अरे उड़ ही आपके रहे तो आप कैसे उनको गलत अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मुझको लगता है फेस सेविंग के लिए दिया गया स्टेटमेंट ज्यादा है। मेरे साथ जो मेहमान है वो बताएंगे। लेकिन देखिए, स्पेन ने की अमेरिकी हमले की निंदा, ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा की। ईरान पर हमला कानून का उल्लंघन, ईरान पर किया गया हमला कानून का उल्लंघन है, बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए, स्पेन ने कहा है। तो लीजिए, कौन सा देश कौन सा रुख ले रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेन ने अमेरिकी हमले की निंदा की है, ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा। ईरान पर हमला कानून का उल्लंघन, स्पेन ने कहा है बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। अब अगली खबर देखिए जरा, हमारे निशाने पर हैं नईम कासिम। इजराइल ने कहा, इजरायली रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान है, हिजबुल्लाह का महासचिव नईम कासिम वो हमारे निशाने पर है। अगली खबर देखिए, युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा, हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ। ईरान ने कहा, ईरान ने IAEA को हमले की जानकारी दी। कल यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक सेंटर पर हमला किया, IAEA ने रेडिएशन का खतरा जताया, IAEA ने रेडिएशन का खतरा जताया है। लेकिन अगर यहां रेडिएशन का खतरा है तो क्या उधर डिमोना में जो हमला हुआ है इजराइल में, क्या वहां भी रेडिएशन का खतरा है? अब अगली खबर देखिए जरा, ईरान पर IAEA के बयान से दुनिया में डर है। ईरान में IAEA के बयान से दुनिया भर में डर। नतांज, फोर्डो, इस्फहान, क्या इन जगहों पर ये जो बॉम्ब गिराए गए हैं उनसे अब रेडिएशन भी लीक हो रहा है? और क्या अब ये लीक्ड रेडिएशन खाड़ी के जो दूसरे देश हैं, क्योंकि आप देखें साथ में लगी हुई सीमा है इनके सबकी, आप देखिए बगल में आपको दिखाई देगा इराक, देखिए बगल में आपको दिखाई देगा कुवैत, UAE साथ में दिखाई देगा आपको, कतर, बहरीन वहां दिखाई देंगे। क्या ये लीक्ड रेडिएशन इन तमाम देशों के लिए भी खतरा बन सकता है? IAEA ने इस बारे में चिंता जाहिर की है और ईरान का कहना यह है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने IAEA को इस बारे में जानकारी दे दी। और IAEA की तरफ से बड़ी चेतावनी आई है। राफेल ग्रॉसी ने इस बारे में जानकारी दी है, ईरान की स्थिति चिंताजनक है। ईरान की स्थिति को चिंताजनक बताया जा रहा है। एटमी ठिकानों को बचाने की जरूरत है। IAEA ने यह बात भी कही है, रेडियोधर्मी रिसाव से इनकार नहीं कर सकते। IAEA यह भी कह रहा है नतांज, फोर्डो, इस्फहान में न्यूक्लियर साइट्स पर जिस तरीके का डैमेज हुआ है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां से विकिरण जो है स्रावित हो रहा होगा और यह तमाम जगहों को प्रभावित कर सकता है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसकी चपेट में आ सकती है। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी जद में आ सकते हैं। एटमी ठिकानों को बचाने की जरूरत है क्योंकि आसपास के देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान और कतर, ये सब इसकी जद में आ सकते हैं। ये बात कही जा रही है और ये जाहिर है ये बहुत बड़ा खतरा। लेकिन सवाल सिर्फ यहां पर नहीं, आप उधर देख लीजिए, डिमोना में भी इसी तरीके का हमला किया गया। वो जो शिमोन पेरेज न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, वहां पर भी ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं और वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़े ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। तो क्या विकिरण के
खतरे यहां पर मौजूद हैं। जनरल सिजवाज, क्या यह हो सकता है? क्या यह 2 स्वप्न सच हो सकता है? देखो, एक चीज तो माननी पड़ेगी दिनेश की, पिछली बार भी जो हमले हुए थे 12 दिन के, ये इफ्शान, नतांज और फोर्दो में हुए थे और उस टाइम B-2 बम्बर का इस्तेमाल करके GBU-57 बम डाले थे जो कि करीब 50 से 60 फीट अंदर जा सकते हैं। उस समय भी ये सोचा गया था कि शायद इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बर्बाद हो गई हैं, वो दब गई हैं। मगर ये भी सुनने में आया था कि 400 kg के करीब इनरिच यूरेनियम उस समय ईरान ने इसके जो स्ट्राइक होने से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। अब जो हमले हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है, नतांज में भी हुए हैं, इफ्सान में भी हैं, फोर्दो में हुए हैं, वो दोबारा ऑपरेटिव थी। अब क्या उसका कितना नुकसान हुआ है, जैसे IAEA वो बता रहा है कि इसके हो सकता है रेडिएशन, अगर इसके ऊपर हमला हुआ है और ये हिट कर गया है और वहाँ न्यूक्लियर आपका जो आइटम थे, तो फिर रेडिएशन का खतरा है। और ये खतरा इन सभी देशों के साथ है जो पड़ोस में है, जैसे आपका जॉर्डन भी है, इसके अंदर अब अभी इराक भी है, इसके साथ कतार भी है और इसके बाद आपका सऊदी भी है। ये सारे देश लपेटे में आ जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। दूसरी बात, ये बार बार हम ये सोच रहे हैं कि इस बार ईरान ने ऐसा क्यों किया कि सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे हमला किया। आप जानते हैं एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ईरान के एक तरीके से NSA, उनकी धमकी अमेरिका को, हम लड़ेंगे और बचाव करेंगे। लारीजानी ने कहा हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हमको यूं रातों रात मिटाया नहीं जा सकता। अली लारीजानी का कहना है कि हम लड़ेंगे और अपना बचाव करेंगे, युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार। हालांकि बीच में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बीच में इन्हीं ने ये बात कही थी हम बात नहीं करेंगे, और अब ये बात कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और खुद का बचाव करेंगे, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब इसी में विभूति झा साहब आपके पास आने वाला हूं कि आप बातचीत के लिए भी कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा पहले बना लो युद्ध के मैदान में कि बातचीत के टेबल पर आप जो कहो वो मान ले आपका ओपोनेंट। क्या इस तरह की स्थिति अमेरिका के लिए बन चुकी है? और अब क्या अगर बातचीत की कोई पेशकश होगी तो अमेरिका उसके लिए हां कहेगा? यह सवाल होगा मेरा आपसे, लेकिन पहले एक खबर बता दूं। तेहरान में पिछले 1 घंटे में कई धमाके हुए हैं, कई इमारतों पर मिसाइलों से अटैक हुए हैं। तेहरान में बराज ऑफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स एक के बाद एक वहां हमले कर रहे हैं। पूरे तेहरान में चप्पे चप्पे को दहलाया जा रहा है और इस समय ऐसा नहीं लगता कि तेहरान का कोई हिस्सा बचा होगा जहां कोई मिसाइल या बॉम्ब ना गिरा हो। हर एक हिस्सा, आप पूरे तेहरान को अगर इस समय कोई ऐसा बर्ड आई व्यू मिल सके जो पूरे तेहरान को आपको दिखा सके एक साथ, तो कई जगहों से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, जरा इधर आइए। ईरानी सेना पर इजराइल का हमला, इजराइल के हमलों में मारे गए ईरानी सैनिक, इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। यहां ईरानी सैनिकों पर हमला हुआ है, कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया लॉन्च साइट, मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया जा रहा है और कई जगहों पर ईरान के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां सैनिकों को निशाना बनाए जाने की यही तस्वीर जारी की गई। और यह देखिए जरा, दक्षिणी ईरान में एक बार फिर से अमेरिका ने हमला बोला है। दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हमला, बंदर अब्बास पोर्ट पर विध्वंस अटैक हुआ है। बंदर अब्बास पोर्ट से उठ रहा है धुएं का गुबार। दक्षिणी ईरान में भयंकर हमला और बंदर अब्बास जानते हैं आप, ईरान के लिए उसके रिसोर्सेस की आवक जावक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक बंदर अब्बास, और बंदर अब्बास पोर्ट से उठता हुआ धुआं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के समर्थन में खुले तौर पर आया चीन। यह बहुत बड़ी खबर, हम ईरान का समर्थन करते हैं, चीन ने कहा। ईरान जो कर रहा है हम उसके साथ हैं, चीन ने कहा। तो क्या पहले से जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ गया चीन? और क्या अब बहुत जल्द हम ये भी देख सकते हैं कि ईरान की सॉलिडेरिटी में खुद को सामने मैदान में ले आए चीन, या ये संभावना अब भी दिखाई नहीं दे रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं यहां डिफेंस एनालिस्ट जो हैं उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विभूति नारायण झा, कोई बातचीत के लिए भी कहीं रास्ता खुला हुआ है क्या? आपने पहले बहुत बढ़िया से कहा था कि ये ईरान जो है डेस्परेट है पूरी लड़ाई करने के लिए, तो ये शायद सच है, आपका वो अनुमान बिल्कुल सच है। बातचीत का सिलसिला कभी टूटता नहीं है। यहाँ चीन अगर ईरान के
ये पूरा सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपको रोक के सिर्फ अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इस समय वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, टॉमाहॉक मिसाइल जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, ये क्रूज मिसाइल जब कहीं पर हमला करती है तो वहां की स्थिति क्या होती है, तस्वीर कैसी दिखाई देती है, देख लीजिए। टॉमाहॉक का हमला है। अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, वही मैं कह रहा था कि बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन मारामारी के साथ जिसका वर्चस्व होगा वो जमाएगा इसमें। लेकिन इसके लिए एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा आपने की भी थी, कि देखिए दुनिया आज की तारीख में, मैं कुछ बहुत तालियां बजा के इस बात की चर्चा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस्लाम की असलियत भी सामने आ गई है साहब। ये जो है, जो आपने अभी जो उनकी जो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और लड़ाएंगे, अमेरिका पे भी खतरा है। तो उनके सेल्स जो है ना, स्लीपर सेल्स, हर एक देश में बैठे हुए हैं। तो एक होता है कि जब भारत, अमेरिका, जो भी देश हो, स्पेन हो या लंदन हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं ये एक विस्फोट कर सकते हैं। उनका उद्देश्य ये है, मार खा रहे हैं इसलिए वो आदमी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। तो उनके स्लीपर सेल्स जो हैं, आपके मॉल पे, हमारे मॉल पे, हमारे ब्रिज पे, इस तरह से मुझे लगता है सर कर सकते हैं कि हमको ऐसे अंदेशों को भी जाहिर करने से बचना चाहिए, क्योंकि जाहिर। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने कई बार मेरे साथ डिस्कशन में एक लाइन का जिक्र किया था, जिहाद वर्सेस क्रूसेड का जिक्र किया था। क्या आपको यहां पर भी वो बात नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो उस बात से तो मैं निश्चित हो चुका हूं कि ये जिहाद और क्रूसेड का ये नया स्वरूप है, जिसमें कि पॉलिटिक्स में कहते नहीं कि इसको कैसे आप जिहाद और क्रूसेड और इस्लाम से जोड़ ले रहे हैं। विभूति जी, सॉरी माफ करिएगा, मैं मनीषा बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे आप इसको जिहाद से, क्रूसेड से, इस्लाम की असलियत से जोड़ ले रहे हैं, जबकि आप देखिए कि ईरान के मिसाइल कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कतर में, यूएई में, सऊदी में, बहरीन में अटैक करते समय इस बात की परवाह कर रहे हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं धर्म का एंगल है। ये दरअसल मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व की एक लड़ाई है और उसको उसी रूप में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि झा जी ने झा जी से ये सवाल पूछा है, मनीष झा, विभूति झा से पूछा। इस बात को मानना पड़ेगा कि शिया और सुन्नी का जो स्किज्म है वो आज का नहीं है। ये वो जब से शुरू हुआ, जब से कि पैगंबर की मौत हुई थी, तो आज उनका जो ये सिलसिला है कोई नया नहीं है, जमा हुआ है। लेकिन उनका एक उद्देश्य और भी बड़ा सही है। तो सर ये बताइए, ये बताइए सर, ओमान के साथ तो कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारे ईरानी वहां रहते हैं, फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया है। आप बहरीन को देख लीजिए, 75% शिया आबादी है, वहां पर भी हिट किया गया है। तो ये वाला एंगल भी ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह इन प्ले है, मतलब इसको शायद आप डिस्काउंट कर सकते हैं। मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूं सर, आपके पास लौटूंगा। ये खबर बता दूं, हमलों के बीच हाई अलर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स के बेस, ब्रावो मोड में अमेरिकी बेस, ये अलर्ट मोड कहलाता है। ये करके सर बताएंगे आपको ये ब्रावो मोड क्या होता है। यूएस बेस पर हमले कर रहा है ईरान, ब्रावो मोड क्या होता है सर? एक्चुअली हर ब्रावो मोड एग्जैक्टली क्या होता है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली, पर किसी भी बेस को डिफेंड करने के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो आप पहले एक तरह से आप इसको ऐसे मान के चलिए कि पहले आप अलर्ट जो हैं वो केवल किताबी तौर पे अलर्ट रहते हैं, फिर आप एक्चुअली पोजीशंस पे आ जाते हैं और फिर आप अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं एक्टिवेशन की किसी भी बेस की। तो उस प्रकार से ब्रावो जो लेयर है वो एक चलते हुए लड़ाई में ब्रावो वुड बी जस्ट वन लेयर शॉर्ट ऑफ एक्चुअल फायरिंग। दैट मीन्स कि आप अपने वेपन्स रेडी कर लीजिए, आप बिल्कुल तैयार होकर बैठे रहिए, और यदि कोई दुश्मन आता है ऑन द ट्रिगर, बिल्कुल फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, ये है ब्रावो मोड। अंदाजा यही बताता है। इराक शहर का वाटर रिसर्च सेंटर नष्ट हो गया है। IR-40 रिएक्टर हमले में तबाह हो गया है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बिजली पानी के हिसाब से भी ईरान के लिए बड़ी बुरी स्थिति इस समय होने वाली है। वहां पर देखिए वाटर रिसर्च सेंटर यहाँ का IR-40 रिएक्टर हमले में तबाह हो गया है। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। हैवी वाटर वाली जो जगह आप जानते हैं, हैवी वाटर इज पर्टेनिंग टू द न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिसर्च, उससे जुड़ी हुई जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और IR-40 रिएक्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली फाइटर जेट्स यहां हमले कर रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स यहां हमले कर रहे हैं, एक के बाद दूसरी सॉर्टी हो रही है। कल तक जो खबर आ रही थी 700 से ज्यादा फाइटर जेट्स की उड़ानें हुई थी, और आज तक ये गिनती कितनी हो गई है अभी पता नहीं है। आगे आपको अपडेट करेंगे।
फाइटर जेट का बड़ा डिस्टिंक्ट ऑडियो आपको इसमें सुनाई देगा, सुनिए। वैसे उतना डिस्टिंक्ट नहीं था ऑडियो, अंदाजा लगाना पड़ा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा वहां जो घरघराहट थी आसमान में, ये फाइटर जेट की थी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। ईरान में हमले का एक और वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली फाइटर जेट यहां हमले कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको दिखाया। इस्फहान में कैसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो देखिए जरा। मतलब ये आशंकाएं व्यक्त करने के बावजूद कि भाई साहब ये न्यूक्लियर साइट है, यहां ताबड़तोड़ हमले मत करो, ऐसा ना हो कि बॉम्ब अदबना जो रखा हुआ है वो फूट फाट जाए तो यहां रेडिएशन होने लगेगा। इस तरह की तमाम चिंताएं, आशंकाएं जाहिर करने के बावजूद फोर्दो, नतांज, इस्फहान को स्पेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। राफेल ग्रॉसी अपना काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर रहे हैं। राफेल ग्रॉसी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, इधर इजराइल कह रहा है देखा जाएगा, पहले तो हमको निपटने दो। ये इस्फहान में ईरान का परमाणु संयंत्र है, बावजूद उसके यहां ताबड़तोड़ बमबारियां हो रही। जनरल सिबाच, ये लापरवाही नहीं है क्या? ये मानवता के साथ खिलवाड़ नहीं कि एक बार रेडिएशन लीक हो गया पूरे गल्फ कंट्रीज पर बनाएगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है दिनेश, जब पता है नतांज, इस्फहान और फोर्दो में न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं, रेडिएशन फैल सकती है, और ये एक प्रकार पूरे इलाके में ये थ्रेट होगा, ये नहीं ईरान में ही होगा, इसके पास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पे भी इस प्रकार का अंदेशा है कि रेडिएशन फैल सकती है। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं सर कहना चाहता हूं, और मनीष झा को लाना चाहता हूं इसमें। मैं एक चीज बोल दूं इसमें। हाँ बोलिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ईरान के ऊपर जो हमले क्यों कामयाब होने, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है और ईरान के पास एयर पावर नहीं है। ईरान के पास जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है सर, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम मिला है ना इनको अभी, HQ-9 और HQ-15 है और S-300 है, मगर वो मल्टी लेयर्ड नहीं है, तो बड़े आराम से अमेरिका उस पर हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, और हमले सर एयर पावर और एयर डिफेंस के मामले में नेग्लिजिबल ही मानना चाहिए ईरान को, बिल्कुल, मतलब उसकी गिनती होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं मनीष झा दूसरी बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बहाल करने वाला मुल्क, पूरी दुनिया का ठेका लेके रखने वाला मुल्क, और अपने आप को सबसे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज में टॉप पर रखने वाला मुल्क, अकेला ऐसा देश है जिसने कहीं परमाणु बम गिराया। उसकी विभीषिका वो देख चुका है, दुनिया को दिखा भी चुका है। लेकिन अब भी देखिए न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, ये न्यूक्लियर साइट्स को लेकर तो ये रिवाज है कि आप एक्सचेंज करते हैं, अपने दुश्मन मुल्क को ही बताते हैं कि हमारी साइट से हमला मत कीजिएगा। मनीषा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बात सही है कि दुनिया में अगर एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ, मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध हुआ, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों को लेकर रूस और अमेरिका की संधि को रिन्यू तक करने से इनकार कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इस मामले में जिम्मेदारी लेंगे। दूसरी बात है कि जून में भी उन्होंने इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, बिना इसकी परवाह किए कि रेडिएशन लीक हो सकता है, और एक बार फिर से वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी एक सज्जन का नाम लिया, राफेल ग्रॉसी, जो IAEA के चीफ हैं। मैं आपको बताऊं, आज जो सारी लड़ाई हो रही है इसके पीछे में जड़ यही भाई साहब हैं। अगर इन्होंने ईमानदारी से एसेस किया होता, न्यूट्रल रिपोर्ट दी होती, तो पूरी दुनिया गुमराह नहीं होती। कभी वो कहते थे कि बस ईरान बनाने को तैयार है, कभी भी बना सकता है परमाणु हथियार। मुझे एक बात बताइए, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए इतना ही सक्षम था, तो आज जब उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है, तो क्यों ना वो उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं? नहीं, मतलब है कि वो नहीं थे। मनीषा, राफेल ग्रॉसी की तरफ से आए स्टेटमेंट, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से आए स्टेटमेंट, और तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट, अगर आप ये सब देखते हैं ऑन रिकॉर्ड क्या कहा गया है, तो उन्होंने ये कहा है एनरिच ज्यादा कर लिया है उन्होंने, 400 किलोग्राम के आसपास ऐसा है जो एनरिच बहुत ज्यादा हो गया है। 42 किलो पर एक परमाणु बम बन सकता है, 9 के आसपास परमाणु बम हो सकता है बना ले, लेकिन वो परमाणु बम ही बना रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। ये बात तो कैटेगोरिकली कही गई है। नहीं दिनेश, इसमें देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसे इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कही गई थी, उसी तरह यहां पर हो सकता है नहीं, बल्कि पक्का यही था कि ईरान को कटघरे में खड़ा किया गया कि वो परमाणु हथियार बना लेगा। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर राजन को इसमें शामिल करता हूं। प्रोफेसर राजन, क्या इजराइल की एजेंसीज ने ज्यादा ये बताया कि नहीं बनाने वाले बना ही लिया, समझ लीजिए बस कुछ हफ्ते दूर है, या अमेरिका, उससे जुड़ी हुई खुफिया एजेंसियां और राफेल ग्रॉसी की गलती से ये एम्बिग्विटी पैदा हुई है?
दिनेश गौतम, पहले तो मैं अपने नाम अरे नहीं सर, अरे कम ऑन सर, अरे आप प्यार से जो पुकारे मंजूर है, बोलिए सर। नहीं, दिनेश ही पुकारूंगा। जी दिनेश, तो मैं ये बताऊं कि जो ग्रोसी का रिपोर्ट है, पहले भी जो रिपोर्ट आ गया था इसको लेके, मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक बहाना था, एक तरह से इस युद्ध को भड़काने की कोशिश थी। उनके रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं बताऊं कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको वेरिफिकेशन के लिए तैयार था। ये ओबामा के समय से तैयार था। अमेरिका ने उस डील से विथड्रॉ किया है। जेसीओपी जो डील पहले हो रहा था, अमेरिका ने विथड्रॉ किया, ईरान ने विथड्रॉ नहीं किया है। तो अगर वो डील अमेरिका डील करना चाहते तो ये डील बहुत आसानी से हो सकती थी। वो डील नहीं चाहते थे। वो ईरान के तेल को कंट्रोल करना चाहते हैं। ईरान के माध्यम से पूरा जो वेस्ट एशिया का क्षेत्र है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे क्षेत्र में अपना एक तरह से एकाधिकार को लाना चाहते हैं और चाइना को भी एक तरीके से कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेल बड़ी खतरनाक चीज है दुनिया में सर। ये मुहावरों में भी इस्तेमाल होती है। 600 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, ईरान वायुसेना के 20 से ज्यादा बेसिस पर हमला, ईरान पर दागी गई 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान के 200 से ज्यादा एयर डिफेंस तबाह। अगली खबर देखिए, इराक में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी पर ईरान के अटैक का खतरा। अमेरिका ने कर्मचारियों से एम्बेसी छोड़ने के लिए कहा, सुरक्षित स्थान पर जाएं कर्मचारी। अमेरिका ने कहा इराक में यूएस एम्बेसी पर अटैक का खतरा। अब तमाम जगहों पर जहां पर भी असल में ये एप्रीहेंशन होगा कि क्या यहां इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और क्या वो रेडिकलाइज हो सकते हैं, क्या उसमें शिया समुदाय के लोग भी हैं जो कहीं ईरान के साथ और खामेनेई के साथ खुद को एफिलिएट करके देखते हैं। और अगर ये पाया जाता है, जाहिर है खुफिया एजेंसियां इस समय ओवर टाइम कर रही होंगी और ये तमाम जानकारियां जुटाने में लगी हुई होंगी। अमेरिका ने कहा है कि एम्बेसी के कर्मचारी इराक को छोड़ें। अब अगली खबर देखिए, जंग के बीच में पेंटागन का बड़ा बयान आया है, हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम करेंगे। कमाल है, जंग शुरू आपने नहीं की, ये ये किसको हजम होगा? हाजमोला की पूरी शीशी खा ले कोई तो भी एक हलक के नीचे नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा। हमने शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया। हालांकि आपने इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया। आपने कहा हम एहतियात के तौर पर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट को खतरा दिखा तो मारेंगे, पेंटागन ने कहा। कमाल है, ये खाता ना बही जो हम कह दें वो सही। कार्तिकेय काले सर, एक बार फिर ये स्टेटमेंट बड़ा हैरान करने वाला है। नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रीएम्प्टिव का मतलब ही होता है कि वॉर मैंने शुरू किया है। देखिए, इसीलिए इजराइल प्रीएम्प्टिव करके है, प्रीएम्प्टिव, बिफोर दे कैन स्टार्ट आई स्टार्टेड वाली कहानी है। तो बिल्कुल, तो अंग्रेजी का ये शब्द है, इसका शब्दार्थ ही है कि लड़ाई कैसे बोल सकते हैं आप? वी आर नॉट द वन जिसने शुरू किया, फिर आप ये भी कह दें कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। दोनों कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल नहीं करी है। टेक्निकल बस इसमें डिफरेंस ये है कि इजराइल ने बोला हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके साथ कोऑर्डिनेशन में गए हैं। तो यही है, टोमाहॉक शायद पहला मिसाइल फायर नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट इजरायली एयरक्राफ्ट ने पहले स्ट्राइक किया है। तो इसलिए टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि इजराइल ने लड़ाई शुरू करी है। टेक्निकली इजराइल ने लड़ाई शुरू की है, तो टेक्निकली कहीं ये शायद कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से कि हमने शुरू नहीं किया। बहरहाल, ईरानी जनरल सरदार जब्बारी का बड़ा बयान। अमेरिका ने विमान साइप्रस भेजे, जब्बारी ने कहा अमेरिका ने अपने विमान साइप्रस भेजे। वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि साइप्रस पर हमने अटैक क्यों किया। वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां पर अमेरिका ने अपने विमान भेजे थे, इतने बम मारेंगे कि साइप्रस तबाह हो जाएगा। अब साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, जाहिर है बहुत बड़ी नहीं है, और ईरान ये कह सकता है और इससे साइप्रस जाहिर है थ्रेटन महसूस कर सकता है। लेकिन इसी बात को देखते हुए कि साइप्रस में किस तरीके से हमला किया है ईरान ने, यूके ने तय कर लिया कि हम भी इस युद्ध में कूदेंगे। साइप्रस के लिए एक बड़ा खतरा। अब जरा ये भी देखिए, ईरान वर्सेस 15 राष्ट्र। फिलहाल जो कहानी है वो ये है, ईरान के साथ कोई नहीं और इधर अमेरिका और 15 उसके साथ 14 राष्ट्र, 15 राष्ट्र कुल। तो क्या तेहरान फिदाइन बन गया है? क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपना वजूद खत्म कर लेने पर भी ईरान इस समय तुला हुआ है क्या? इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये गिन लीजिए आप जो अमेरिका के पाले में खड़े हुए हैं। अब इधर ईरान आपको दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के बेसिस को टारगेट किया। ईरानी हमले के बाद फ्रांस ने अपना वॉरशिप रेड सी भेज दिया। जर्मनी ने कहा हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम सीधे हमला करें या अमेरिका को हथियार दें। तो कुल मिलाकर अभी की ये कहानी है, ईरान अकेला है, लेकिन ईरान का जो एग्रेशन है वो ये बता रहा है कि वो ये तय करके बैठा हुआ है कि या तो तुमको तुम्हारा निशान मिटा देंगे, या इसमें अगर हमारा निशान मिटता भी है तो हमको परवाह नहीं। लेकिन अभी अभी अली लारिजानी का जो बयान आया है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, क्या इसमें
कोई उम्मीद दुनिया को दिखाई दे रही है। अगली खबर देखिए, अरब देशों में ईरान का हमला क्यों। नंबर 1, वो चाहते हैं कि बिजनेस सेंटर्स तबाह हों। ये जो अमेरिका की सरपरस्ती में खुद को पालने पोसने और अपने आप को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं, इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि दर्द क्या होता है। इसलिए भी कि आर्थिक तौर पर टूटेंगे तो इनको हकीकत समझ में आएगी। इसलिए भी कि अमेरिका को तुमने जमीन दिया बेसिस बनाने के लिए, तो ऐसा तो तुमने ही तय किया ना। तुमने अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आने की शर्त को माना, उनको बेसिस बनाने की परमिशन दी, तो अंजाम भुगतो। खाड़ी देशों की इमेज को ध्वस्त करना, खाड़ी देश जो अभी तक इम्प्रेग्नेबल समझे जाते रहे, यह समझा जाता रहा कि यहां तो सुरक्षा का अभेद्य किला बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से इनको, तो दुनिया के सामने हकीकत लाना कि सुरक्षा छतरी, उसमें बहुत सारे छेद हैं अमेरिका के और हम जब चाहे तब उसको भेज सकते हैं। अमेरिका के सुरक्षा कवच वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ाना भी इसका एक मकसद था, अमेरिका के हथियार मार्केट को तबाह करना। अब जाहिर है यह कहा जरूर जा रहा है कि फ्रेंडली फायर में हमारे देखिए ये F-15 गिर गए, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। F-15 के बाजार को, अमेरिका के हथियार बाजार को, अमेरिका अपने हथियारों के बेसिस पर जिनको कह रहा हम तुमको सुरक्षा देंगे, उन जगहों को सुरक्षा अगर वैसी मुहैया नहीं कराई जा सकी जो कि हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज को नहीं मुहैया कराई जा सकी, तो जाहिर है ये अमेरिकी सुपरमेसी उसके हथियार बाजार की हकीकत भी दिखाने वाला है। अगली खबर देखिए, दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को ईरान ने चिट्ठी लिखी है। दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को ईरान की चिट्ठी। आरागची ने यूनाइटेड नेशंस को तो चिट्ठी लिखी है, दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी है। महासचिव यूनाइटेड नेशंस को एंटोनियो गुटरेस को संबोधित करते हुए क्या कहा है, स्कूलों को निशाना बनाया गया, 150 से ज्यादा छात्राएं जहां मार दी गईं। क्या ये युद्ध के नियमों के हिसाब से चल रहा है? क्या ये ठीक चल रहा है और क्या दुनिया को यह मंजूर है? रिहायशी इलाकों और रिलीफ कैंप तक को नहीं छोड़ा गया? आक्रामक और बर्बर कृत्य की निंदा क्यों नहीं कर रहा है विश्व? यह पूछा गया है अब्बास अरागची की तरफ से। केवल 20 सेकंड में कमेंट आपका। आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है जनरल सिवाज? देखो, मुझे नहीं लगता ये लड़ाई जल्दी रुकेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। कितनी लंबी? मुझे लगता है कि जब तक ईरान लड़ पाएगा तब तक करता रहेगा, या ईरान से कोई बातचीत हो जाए, मगर जो रिजीम चेंज की बात हो रही है वो नहीं हो सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड हो। वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ एंड गोल, एंड जो इसका मकसद है अमेरिका का और इजराइल का रिजीम चेंज है क्या? और अगर रिजीम चेंज मकसद है तो जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि खामेनेई ने यह तय कर दिया है कि मल्टी लेयर्ड व्यवस्था होगी, एक हटेगी तो दूसरी आएगी, और इस तरीके से अमेरिका और इजराइल के लिए पहली पेचीदा बनी रहने वाली है।